नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा मगध साम्राज्य में ब्राह्मण वंश का उदय। साथियों, मगध साम्राज्य में मैंने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश को पढ़ाया है। साथियों, नंद वंश के राजा शूद्र थे। उसी प्रकार साथियों दूसरी तरफ देखा जाए तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश के राजा क्षत्रिय थे। उसके बाद साथियों मौर्य वंश के पतन के बाद ना ब्राह्मण वंश का उदय हुआ। ठीक है, मतलब बताने का मतलब यही है कि हमारे प्राचीन भारत में जो चार वर्ण थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। आई बात समझ में? तो साथियों मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई, जो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके पीछे सबसे पहले पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूंगा कि मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई ना, जो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आता है। तो मौर्य वंश के पतन को हमें सबसे पहले उसके कारण को जानना बहुत अनिवार्य है। तो इतिहासकार दो मत बताते हैं इसके बारे में। पहला मत यह है कि साथियों जब अशोक ना कलिंग का युद्ध किया, तो युद्ध करने के बाद लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बंदी बनाए गए। उसके बाद उसका मन द्रवित हुआ और युद्ध करना ही छोड़ दिया। इसका परिणाम क्या निकला कि मौर्य वंश लगातार पतन की ओर अग्रसर करते गया। आई बात समझ में? दूसरा मत यह है कि साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और राजा अशोक के बाद जितने भी राजा हुए ना, वो अयोग्य शासक हुए। ठीक है, कमजोर हुए, कमजोर शासक हुए। यही कारण है कि लगातार समाप्ति की ओर जा रहा था मौर्य वंश। उसके बाद साथियों शुंग वंश की स्थापना होती है। तो शुंग वंश की स्थापना ही मौर्य वंश के जो कमजोर शासक है ना, बृहदत्त, तो उसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग करते हैं। ठीक है, और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। मैंने आपको बताया ना सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, दूसरा मत क्या था कि मौर्य वंश में कमजोर राजा का होना। तो कमजोर राजा कौन था? बृहदत्त। तो बृहदत्त की हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग करते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। आई बात समझ में? तो साथियों ब्राह्मण वंश के अंतर्गत चार वंश है। पहले शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद चौथा है वाकाटक वंश। ये सभी चार वंश ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम शुंग वंश की बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मौर्य के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई है। उसके बाद शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। इसके बाद क्रमशः लगातार हम देखते जाएंगे। आइए बात समझ में। साथियों शुंग वंश का कार्यकाल ना 185 से 73 बीसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके संस्थापक थे साथियों पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। आई बात समझ में? साथियों किसी भी चीज को जानने का एक सोर्स होता है, एक माध्यम होता है। तो हमें शुंग वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, इसका स्रोत कहाँ है? आइए हम इसको एक एक करके बारीक नजर से देखते हैं। ठीक है, तो साथियों स्रोत क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तीन स्रोत हमें देखने को मिलता है। गार्गी संहिता, ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य और कालिदास का मालविकाग्निमित्र। ठीक है, खासकर कालिदास का मालविकाग्निमित्र से हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है, क्योंकि ये पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के बारे में है, ये मालविकाग्निमित्र। आई बात समझ में? तो साथियों शुंग वंश में 4 से 5 राजा प्रमुख रूप से हुए, जिसमें से सबसे प्रमुख हुए पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, आइए हम एक एक करके पुष्यमित्र शुंग के बारे में बारीक नजर डालते हैं। ठीक है, तो पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने मौर्य वंश के कमजोर राजा बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग कमजोर राजा मौर्य वंश के बृहदत्त की हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है साथियों, शुंग वंश ना पहला ब्राह्मण वंश है मगध साम्राज्य का। आई बात समझ में? साथियों शुंग वंश की राजधानी विदिशा है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है साथियों, पुष्यमित्र शुंग ना बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी है। आई बात समझ में? इसका सबूत हमें आइए मैं इसका सबूत दिखाता हूं। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म अपने चरम स्तर पर था। यही कारण है कि साथियों 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है, तो उसी 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया, अशोक के द्वारा निर्मित स्तूपों को। इससे स्पष्ट होता है कि यह कट्टर बौद्ध धर्म विरोधी है। ठीक है साथियों, आप प्रश्न पूछेंगे कि स्तूप क्या होता है। तो स्तूप का मतलब होता है गौतम बुद्ध और जो बौद्ध धर्म जितने भी भिक्षुओं हुए ना, उसके मरने के बाद
दाह संस्कार किया और दाह संस्कार के बाद जो भी अवशेष मिला ना, तो उस अवशेषों से एक स्तूप बनाते हैं। तो स्तूप की संरचना एक गोल टीले के आकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है स्तूप। तो इस स्तूप में ना मरने के बाद भिक्षुओं के अवशेष को रखकर स्तूप का निर्माण कराया जाता है। तो ये गोल टीले के आकार की होती है। आई बात समझ में। साथियों, पुष्यमित्र शुंग ऐसे राजा थे जिन्होंने पहली बार अश्वमेध यज्ञ कराया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है उस समय के राजा, जो प्राचीन काल के राजा थे ने, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी राजा रहते थे। वो हमेशा राज्य के विस्तार में लगे रहते थे, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग का भी सपना था कि भारत में जितने भी क्षेत्र है और पूरी दुनिया में जितना भी क्षेत्र है उसको अपने अंडर में करना, ठीक है। यही कारण है कि यही उद्देश्य से, मतलब कहने का मतलब है कि राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, यानी कि अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। इसके अंतर्गत साथियों, अश्व मतलब होता है घोड़ा, इसका मतलब इसके अंतर्गत घोड़े के दौड़ा कर राज्य के विस्तार का एक संकेत के रूप में रखते थे। आई बात समझ में। तो अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार का एक माध्यम होता था, जिसके माध्यम से घोड़े को दौड़ाया जाता था और घोड़े जहां तक जाता था वहां तक की भूमि राजा के अंतर्गत आ जाता था। आई बात समझ में। यही है अश्वमेध यज्ञ का मतलब, ठीक है। साथियों, पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण धर्म को पुनः जीवित करने का श्रेय भी जाता है, क्योंकि साथियों इसके पहले ना ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म लगातार नीचे की ओर जा रहा था, खासकर अशोक के कार्यकाल में। उस समय अशोक के कार्यकाल में बौद्ध धर्म अपने चरम स्थिति पर था, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करके पुनः बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। आई बात समझ में। तो इसी के शासनकाल में साथियों बेसनगर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण बेसनगर मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। साथियों गरुड़ स्तंभ ना एकाश में पत्थर से बना है। एकाश से मतलब होता है एक ही पत्थरों से बना हुआ स्तंभ है। आई बात समझ में। तो साथियों पुष्यमित्र शुंग के बाद उसके पुत्र अग्निमित्र शुंग का नाम आता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है, आइए हम सबसे पहले जानते हैं। यहाँ साथियों पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है अग्निमित्र शुंग, ठीक है। कालिदास रचित मालविकाग्निमित्र का ये नायक है, ठीक है। जो कालिदास ने एक रचना की है मालविकाग्निमित्र, तो इसी के एक नायक कौन है, अग्निमित्र शुंग, ठीक है। साथियों अग्निमित्र शुंग के बाद उसका पुत्र सुज्येष्ठ राजा बनता है, और इसके बाद वसुमित्र शुंग राजा बनता है। तो वसुमित्र शुंग के बारे में कुछ जानकारी हमें देखने को मिलता है, आइए हम देखते हैं। साथियों इन्होंने सिंधु नदी के तट पर यूनानी राजा मिनांडर को पराजित किया था। ये प्रश्न आ चुका है कुछ एग्जाम में, तो आप इस पर गौर करना कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सिंधु नदी के तट पर किस राजा ने मिनांडर को पराजित किया, तो ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन रहेगा, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र। तो आपको वसुमित्र में ही टिक लगाना है, ठीक है। तो साथियों कौशल के मूल देव ने वसुमित्र की हत्या कर दिया, ठीक है। और उसके बाद वज्रमित्र पुनः शासन करता है, ठीक है। साथियों वज्रमित्र के बाद ना शुंग वंश में एक अंतिम शासक हुए, उसका नाम क्या है, भागभद्र, ठीक है। भागभद्र शुंग वंश के अंतिम शासक हुए। साथियों इसके शासनकाल में ना ग्रीक के शासक एंटियल्डीकीडस, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है, एंटियल्डीकीडस का राजदूत हेलियोडोरस रहता था, जिसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया। आई बात समझ। जैसे गरुड़ स्तंभ बनाया ना, मैं यहाँ पर बताया, तो गरुड़ स्तंभ बनाने वाला हेलियोडोरस, ठीक, भागभद्र के शासन में रहते थे। आई बात समझ में। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझा दिया हूँ, क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। खासकर साथियों प्रश्न यहाँ से बनता है पुष्यमित्र शुंग से, क्योंकि इसी से संबंधित ज्यादा कंटेंट हमें जानकारी मिलती है, और यही इंपॉर्टेंट राजा है क्योंकि इन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना करी, ठीक है। साथियों इसी के शासनकाल में ना भागवत धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म पुनः स्थापित हुआ। इसी के शासनकाल में साथियों मनु स्मृति और विष्णु स्मृति की रचना इसी काल में हुई। आई बात समझ में। तो जितने भी कार्यकाल हो ना भागवत धर्म से संबंधित, वो शुंग वंश
में ही हमें देखने को मिलता है। साथियों, बोध गया के चारों तरफ के जंगल का निर्माण इसी के काल में हुआ था। बोध गया हमने पढ़ा है गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल है। तो जितने भी चारों ओर का जंगल है ना बोध गया में, तो इसी के शासन काल में हुआ। ठीक है साथियों, इसी के काल में अजंता के गुफाओं का निर्माण शुरू हुआ और गुफा नंबर 9 और 10 शुंग काल का है। ठीक है, इसके शासन काल में अजंता के गुफाओं का लगातार निर्माण होता गया। साथियों, अजंता के गुफा 17 नंबर तक है। ठीक है, 1 से लेकर 17 तक है, जिसमें 9वां और 10वां नंबर का गुफा हमें शुंग काल का देखने को मिलता है। तो ये समाप्त हो गया साथियों शुंग वंश। आई बात समझ, पुनः रिपीट कराना चाहूंगा इसको, कुछ मिनट में आपको कंप्लीट और करा दूंगा फटाफट। ठीक है, तो मौर्य वंश का पतन हुआ। ठीक है, मौर्य वंश का पतन कमजोर उत्तराधिकारी के कारण हुआ। तो कमजोर उत्तराधिकारी कौन था? बृहदत्त। इसकी हत्या करके इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। ठीक है, शुंग वंश पहला ब्राह्मण वंश था। इसकी राजधानी विदिशा थी। बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता था। ठीक है, इसका सबूत हमें अशोक के 84,000 स्तूपों को नष्ट करने से मिलता है। साथियों, अश्वमेघ यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने ही कराया। अश्वमेघ यज्ञ का मतलब होता है राज्य विस्तार के लिए कराया गया एक यज्ञ होता है, जिसमें घोड़े को दौड़ाया जाता है और जहां तक घोड़ा दौड़ता है वहां तक की जमीन राजा की हो जाती है। ठीक है, बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने किया था और हेलियोडोरस भागभद्र के शासन में रहते थे। ठीक है, और दूसरा नाम आता है साथियों अग्निमित्र का। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। ठीक है, कालिदास रचित मालविकाग्निमित्र का ये नायक है। अग्निमित्र के बाद साथियों सुज्येष्ठ इनका बड़ा पुत्र राजा बनता है। इसके बाद साथियों वसुमित्र राजा बनता है। वसुमित्र के बाद साथियों वज्रमित्र राजा बनता है। ठीक है, वसुमित्र से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है कि इन्होंने यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। साथियों और 9वां शासक है भागभद्र। इन्हीं के शासनकाल में हेलियोडोरस रहते थे, जिन्हें बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की रचना करी। साथियों, शुंग वंश का कार्यकाल वैदिक धर्म के उत्थान का एक कार्यकाल है, एक स्वर्ण काल है। इसी के काल में मनु स्मृति विष्णु स्मृति की रचना हुई। बोध गया के चारों जंगल का निर्माण इसी के कार्यकाल में होता है। अजंता के गुफा नंबर 9 और 10 इसी के कार्यकाल है। तो साथियों यह पूरा समाप्त हो गया है शुंग वंश। उम्मीद करता हूँ कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। जय श्री राम साथियों।